हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था इससे पहले हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास, और इसी कड़ी में हमने सबसे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में आया था अपना 1833 का चार्टर्ड एक्ट, और उसी कड़ी में अगला आया था अपना 1853 का चार्टर एक्ट। तो यह 1853 के चार्टर एक्ट के बाद में कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है भारतीय प्रशासन पे। तो इसके कुछ कारण रहे थे, जिनमें मुख्य कारण था कंपनी में भ्रष्टाचार, और कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा था। और जो 1857 की क्रांति थी, उसके दौरान बहुत भयंकर भारतीय जनता का असंतोष देखने को मिला। तो वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाए, और वहाँ पे जो कुछ उदारवादी थे वो भी चाहते थे कि भारत इतना विशाल देश है, तो एक व्यापारिक कंपनी को इसका प्रशासन नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी केवल अपना फायदा देखती है। तो इस आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा मौका मिल गया उनको 1857 की क्रांति में। तो उन्होंने जो कंपनी थी उसका शासन समाप्त करके यहाँ तक कि भारत से उसको समाप्ति कर दिया कंपनी को, और अपना प्रशासन, भारत का प्रशासन अपने डायरेक्ट अंडर में ले लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1858 के एक्ट में 15 सदस्यीय परिषद बनाई थी। उसमें भारत सचिव का पद सृजित किया था, और जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया था। और इसी के बाद में 1892 इन एक्ट में उन्होंने कुछ संशोधन किए थे। और इसी कड़ी में अब हम अगला एक्ट पढ़ेंगे, 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो ये 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मार्ले थे भारत सचिव, और मिंटो गवर्नर जनरल या वाइसराय थे। तो इसके बाद में फिर क्या थे, देखो इसे हम क्या जानते हैं, क्या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसी में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी इसी एक्ट के माध्यम से, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तो इसी के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। ये भारतीयों की एकता को छिन्न भिन्न करने का कार्य इन्होंने इस एक्ट के माध्यम से किया था, जो अधिनियम था 1919 का। इसके माध्यम से ऐसा कार्य अंग्रेजों ने भारत में किया। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है और जो भारत परिषद थी, इसमें इससे पहले भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। इसमें केवल जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की नियुक्ति होती थी। तो इसके बाद में क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से इसमें भारतीयों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया, जिसमें सबसे पहले सेलेक्ट होने वाले थे जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो कि एक विधि अधिकारी के रूप में इस जो सदस्य थे, जो कार्यकारिणी परिषद और भारत परिषद के जो सदस्य थे, उनको यहाँ पे प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श का पूर्ण अधिकार दिया गया। इससे पहले क्या था, आंशिक अधिकार था। उससे पहले प्रश्न केवल समग्र बजट पे पूछा जा सकता था, बजट के अलग अलग हिस्सों पे नहीं पूछा जा सकता था। तो इस एक्ट के माध्यम से समग्र बजट के अलावा बजट के अन्य हिस्सों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता था। और इसी एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों की फूट डालो राजकरो की नीति का लोगों के सामने स्पष्ट होती, भारतीय जनता के सामने, कि अंग्रेज हमें क्या कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसका कारण था, आपको मैंने बताया शुरू में, जो तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये केवल मुसलमान जो प्रतिनिधि होते हैं उनको मुसलमान ही चुन सकते हैं, ना कि अदर। तो इस तरह से इसमें सांप्रदायिकता के बीज बोकर भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों की एकता को तोड़े बिना भारत पे हम शासन लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। और इसी का परिणाम हम देखते हैं आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत 3 हिस्सों में बट गया। तो यहीं से सबसे पहली शुरुआत हुई थी भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोने की। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूट डालो व राज करो की नीति। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं आगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका तात्कालिक कारण था होम रूल आंदोलन व मेसोपोटामिया कमीशन। तो होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया कमीशन क्या हुआ कि जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई। तो इससे डरकर सरकार ने, इसका मतलब ये होता था होम रूल का कि स्थानीय शासन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चले, मतलब बाहरी नियंत्रण तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो और जो भारतीय प्रशासन है वो भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। ये मांग की गई इस आंदोलन के माध्यम से। तो इससे सरकार डर गई। और इसके अलावा जो मेसोपोटामिया कमीशन थी, तो ये था कि मेसोपोटामिया में बहुत सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बहुत अत्याचार की, ब्रिटिश जो सेना थी उसके द्वारा बहुत अत्याचार किए गए थे। तो उसी पे कमीशन बैठी थी, तो उस पर भी बहुत हंगामा हुआ था। इसीलिए उन्हें थोड़ा उदारवादी रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसीलिए 1919 का अधिनियम लागू किया गया। तो ये इसका तात्कालिक कारण था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इसके द्वारा क्या क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो इसमें पहला कार्य किया गया, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इससे पहले क्या था कि एक सदनीय विधानमंडल ही था। तो पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, जो कि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल था 3 वर्ष, जो कि हमारी वर्तमान लोकसभा की तरह थी। और जो राज्य परिषद थी इसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष, जो कि हमारी वर्तमान राज्यसभा की तरह थी। तो इसके बाद में हम देखते हैं क्या देखते हैं कि सभी विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। जो विषय होते थे उनको क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, जिनमें हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे। जो संरक्षित या आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के अधीन थे, जिनमें भू राजस्व हुआ, अपना उद्योग और क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था, ये सब विषय गवर्नर ने अपने अंडर में रखे, गवर्नर को दिए गए सारे विषय। और इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय थे या जो वो विषय मंत्रियों की सहायता से, ये जो मंत्री थे, ये मंत्री थे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे या मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इन्हीं की सहायता से ये गवर्नर जनरल अपना प्रशासन चलाता था हस्तांतरित विषयों का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं इसी में। इसके बाद में क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें पहले क्या होता था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, डायरेक्ट जनता वोट नहीं दे सकती थी। कुछ मतलब जो प्रांतों के जो सदस्य वगैरह थे वही चुनाव में भाग लेते थे। इसके बाद में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। लेकिन ये सब चीज़ें सीमित मात्रा में थी और ये संपत्ति के आधार पर दिया गया था। जैसे कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो वो संपत्ति के आधार पर इनको मताधिकार दिया गया था। और इसमें महिलाएं वो भी भाग ले सकती थी। और इसके अलावा जो केंद्र व प्रांतों का बजट था उसे अलग किया गया, प्रांतों को भी अपना बजट बनाने की स्वतंत्रता दी गई इसी अधिनियम के माध्यम से। और जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उसकी स्थापना की गई। हालांकि ये लागू 1926 में जाके हुआ, सर रोज वारकर की अध्यक्षता में लागू हुआ था। और ये जो ईसाई थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
तो पहले क्या हुआ था, 1909 के अधिनियम में केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक आधार पे। अब इसका विस्तार किया गया, जो ईसाई थे, जिन्हें हम एंग्लो इंडियन भी कह सकते, एंग्लो इंडियन तो क्या, लेकिन जो ईसाई थे, ईसाई समुदाय था, उनके लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जैसे जो पहले मुसलमानों के लिए की गई थी 1909 में, तो इसके बाद में इनके लिए भी कर दी गई। इसका विस्तार किया गया इस कड़ी में आगे। वो केवल भारतीयों को पूरी तरह से तोड़ना उनका कार्य था कि तोड़ेंगे तभी हम राज कर पाएंगे। और इसके बाद में क्या होता है, जो ये 1919 का अधिनियम था, यही साइमन कमीशन की गठन का आधार था। तो साइमन कमीशन आप जानते हो, जब ये भारत आया था 1928 में, इसका भारत में भयंकर विरोध हुआ था, क्योंकि इसे सोवियत कमीशन कहा गया था। कब आए थे, 1928 में। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। तो तब नारे लगे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे ही अंग्रेज थे। इसे सोवियत कमीशन भी कहा गया था। और कांग्रेस ने जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद कहा था कि ये किसी काम का नहीं है, और बहुत ही घोर निराशा हुई। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा कि ये एक बिना सूरज का सवेरा है, जैसे कि सूरज उगे ही नहीं और फिर भी सवेरा हो जाए, तो कुछ मतलब लालच दिए गए। तो इस तरह से अपना 1919 का अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहीं पे खत्म होती है। अब हम देखते हैं 1919 के अधिनियम के बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो स्थानीय स्वशासन, जो 1919 के अधिनियम में जिसको मान्यता मिली थी, उसे अब की बार क्या किया गया, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। जो स्थानीय स्वशासन को क्या, राज्य सूची का। तो आप स्थानीय स्वशासन, जैसे कि अपने पंचायत वगैरह होती है, और शहरों में जो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इन्हें स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। तो इसे प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया। इसके बाद में जो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसे क्या है, समाप्त कर दिया गया। वो सफल नहीं रही, इसीलिए उसको इस अधिनियम के माध्यम से समाप्ति की घोषणा की गई। इसका रिव्यू किया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। तो इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि केंद्र में प्रांतों से तो हटा दी गई, लेकिन केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और वहाँ पे इसे लागू किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें संघ सूची में 59 विषय और राज्य जो प्रांत सूची थी उसमें 54 विषय थे, और जो अपनी संवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय रखे गए। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल में के अंदर गवर्नर जनरल को दी गई। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई इसमें, लेकिन क्या होता है कि अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो चीफ कमिश्नर प्रांत है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रांत हैं उनको मिलाकर, और जो तो इसके अलावा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो छह चीफ कमिश्नर प्रांत और 11 ब्रिटिश प्रांत और जो देशी रियासतें जो संघ में मिलना चाहती थी, जिनको स्वेच्छा पर छोड़ा गया, तो उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह संघ अभी अस्तित्व में ही नहीं आ सका, क्योंकि जो देशी रियासतें थी उन्होंने संघ में मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो अपनी स्वायत्तता नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए ये संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आ सका। इसके बाद में हम देखते हैं जो उच्चतम न्यायालय था, पहले बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके बाद में अब जो नई दिल्ली शायद राजधानी हो गई थी, तो वहाँ पे भी जो अब लगभग पूरे भारत के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले प्रथम न्यायाधीश थे मॉरिस गायर। और इसके अलावा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात भी कही गई। और इसके अलावा महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और जो बर्मा और अदन की खाड़ी थी उसको भारत से अलग किया गया। तो इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया।
और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान में जिनका प्रावधान है, वो सब इसी अधिनियम की देन है। और जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसी की देन है। और हमारा उच्चतम न्यायालय भी इसी के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो कुछ एक बहुत सारे प्रावधान, इसे हम ये मान लीजिए कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद उठाए गए हैं और इसी की प्रतिकृति भारतीय संविधान दिखाई देता है। तो अपना अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है और इसी के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये दास्ता का घोषणा पत्र है और इसे जिन्ना ने बताया था बहुत बुरा, सड़ा हुआ और बिल्कुल बेकार। और इसके अलावा श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि ये देश शासन से भी बहुत बुरा है। तो इस तरह से अपना 1935 का भारत शासन अधिनियम खत्म होता है। और अब हम देखते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसकी मुख्य बातें जो हम देखेंगे अभी, इसमें पहला है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसके माध्यम से 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान का उदय होना था। इसी में इसी योजना के आधार पे 18 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और इसमें 2 अधिराज्यों के निर्माण की बात कही गई, जिसमें एक भारत था, दूसरा पाकिस्तान था। भारत के जो गवर्नर जनरल रहे वो माउंटबेटन थे और जो पाकिस्तान के वो जिन्ना। तो और भारत को और पाकिस्तान को दोनों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो भारत सचिव था उसके पद की समाप्ति की गई और जो लॉर्ड लिस्टवेल थे या लॉर्ड लिस्टवेल वो भारत के अंतिम भारत सचिव रहे। और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में मिलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, या फिर अलग जो रियासतें भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं मिलना चाहती थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। और इसी कड़ी में अंतिम गवर्नर जनरल जो कि एक भारतीय व्यक्ति थे, श्री राजगोपालाचारी, वो अंतिम गवर्नर जनरल साबित हुए। इसके बाद में भारतीय संविधान लागू होता है और भारत में राष्ट्रपति का पद सर्जित होता है। तो इस तरह से 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर कुछ क्यूरीज या फिर मान लीजिए कि कुछ गलत लगा हो या फिर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो अपने सुझाव ज़रूर दीजिए।